को मैं बदर मुनीर चौधरी आज के व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। G7 समिट इस बार हो रही है कनाडा में। कनाडा होस्ट कर रहा है अल्बर्टा में। G7 जो ममालिक हैं जिसमें कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, यूके शामिल हैं और यूरोपीय यूनियन को नॉन मेंबर के तौर पर बुलाया जाता है। और इंडिया को भी 2019 से G7 ममालिक की जो मीटिंग होती है उसमें बुलाया जाता है एज गेस्ट नेशन के या नॉन मेंबर कंट्री के तौर पर। 2019 में फ्रांस ने होस्ट किया था G7 समिट और इंडिया को बुलाया था 2019 में। 2022 में जर्मनी में इंडिया को बुलाया गया, फिर 2023 में जापान ने और लास्ट ईयर 2024 में इटली में इंडिया शामिल हुआ G7 ममालिक की समिट में। इस बार इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा था कि इसको इस समिट में, इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि इसको होस्ट कर रहा है कनाडा और कनाडा और इंडिया के जो आपस में रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। कशीदा रिलेशन अगर मैं कहूँ तो ये वजह होगा। जस्टिन ट्रूडो के दौर में जो यहाँ पर हुआ और इंडिया पे इल्ज़ामात लगाए गए। ब्रिटिश कोलंबिया सरे सिटी है, वहाँ पे जो एक इंडो कनेडियन लीडर खालिस्तान के हामी हरदीप सिंह निज्जर, उनका मर्डर हो गया था 18 जून 2023 को। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि कनाडा को ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है जिसके मुताबिक इंडिया के जो एजेंट्स हैं जो कनाडा में मौजूद हैं उन के ज़रिए निज्जर का कत्ल हुआ। फिर मई 2024 में RCMP ने रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस ने 3 इंडियन नेशनल्स भारतीय शहरियों को हिरासत में भी ले लिया था और अभी ये मुकदमा जो है वो ज़ेर समाअत है, पेंडिंग चल रहा है। जब निज्जर का कत्ल हुआ उसके बाद इंडिया और कनाडा के जो आपस के रिलेशन थे वो बहुत ख़राब हो गए थे। हुकूमत कनाडा ने RCMP ने यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी रिपोर्टों के बाद यहाँ पर मौजूद ख़ास तौर पर ओटावा में इंडियन एम्बेसी में मौजूद सफारतकारों के रूप में जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग मौजूद थे उनको निकाल दिया गया, बेदखल कर दिया गया, सफारती अमला कम कर दिया गया और इसके बदले में इंडिया ने भी कनाडा के जो सफारतकार थे उनके अमले को कम किया, वापस कनाडा भिजवाया। तो ये ताल्लुकात जो ख़ासे कशीदा रहे हैं। लेकिन अभी जो हुकूमत तब्दील हुई, हुकूमत मीन्स के प्राइम मिनिस्टर तब्दील हुए, हुकूमत तो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की ही रही, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की जगह आ गए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी ने वोट भी लिए जो सिख कम्युनिटी है कनाडा के अंदर, लेकिन ये उनका जो फ़ैसला है ये बहरहाल ज़ेर बहस है कनाडा में भी, इंडिया में भी और कनाडा, अमेरिका और जो दूसरे ममालिक हैं जिसमें सिख कम्युनिटी ख़ासी तादाद में रहती है वहाँ पर इस मामले को तशवीश की नज़र से बहरहाल अगर मैं ये कहूँ तो देखा जा रहा है। अब इतने जो आपस में रिलेशन इतने ख़तरनाक हद तक ख़राब हुए, उसके बाद मार्क कार्नी ने ये फ़ैसला क्यों किया? उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी को इनवाइट क्यों किया? हालांकि 1-2 दिन पहले ये ख़बरें थी कि उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। तो मार्क कार्नी ने
بہرحال انوائٹ کر لیا ہے اور ان کی طرف سے یہ ایکسیپٹنس ہے، وہ نریندر مودی جو ہے وہ کینیڈا میں آ رہے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد جو کینیڈا میں سکھ کمیونٹی ہے، ان کی مختلف آرگنائزیشنز ہیں، سکھ فیڈریشن کینیڈا ہے، اونٹیریو گردوارہ کمیٹی ہے، کیوبک سکھ کمیٹی ہے اور ورلڈ سکھ آرگنائزیشن ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ کام کیا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کو، کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ کو ایک اوپن لیٹر، کھلا خط لکھا ہے، جس میں مارک کارنی کے اس فیصلے کو تشویش کی نظر سے بھی دیکھا ہے، اس پہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے اور اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کینیڈا کے ارکان پارلیمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ کھل کر اپنا اظہار کریں، ورنہ جو ہے وہ جو سکھ کمیونٹی کی آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنا لاحیہ عمل مرتب کریں گی۔ ابھی جو سکھ فیڈریشن کینیڈا ہے اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ 14 جون کو نیشنل ریلی جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں اوٹوا میں، پارلیمنٹ ہل کے سامنے ایک زبردست قسم کا وہ احتجاجی مظاہرہ اس کا ارینج کر رہے ہیں۔ اب 14 جون کو دیکھنا ہے کہ یہ کتنا بڑا مظاہرہ ہے اور جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو جو انویٹیشن دیا ہے G7 سمٹ میں، اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، ہم اس پر جو کینیڈا میں پیش رفت ہوگی، جو بھی موو ہوگی وہ ہم آپ کو ولاگ کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔